अगर शादी कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखो। क्या आप जानते हैं कि एक ही परदादा या परदादी होने के बावजूद आपकी शादी पूरी तरह से कानूनी हो सकती है, लेकिन अगर पीढ़ियों की गिनती में एक भी नंबर ऊपर नीचे हुआ तो वही शादी न केवल अमान्य हो जाएगी बल्कि आपको जेल भी हो सकती है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर सच है। बिल्कुल। सामग्री के विभिन्न दृष्टिकोणों और इस वैचारिक विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सपिंड संबंधों और निषिद्ध संबंधों की कोटि की उन गहरी और चौंकाने वाली जटिलताओं पर चर्चा कर रहे हैं। जी, उन जटिलताओं पर जिन्होंने भारतीय समाज की संरचना को एक नया कानूनी रूप दिया है। और हमारा ये पूरा विमर्श मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 3, 5, 11 और 18B के साथ-साथ उन ऐतिहासिक सिद्धांतों पर आधारित हैं जिन्होंने इन धाराओं को आकार दिया। सही कहा। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस अधिनियम ने हिंदू विवाह को केवल एक धार्मिक संस्कार से निकालकर अधिकारों और सीमाओं वाले एक संहिताबद्ध कानूनी संस्थान में बदल दिया। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे घरों, हमारे परिवारों और परंपराओं के सबसे निजी हिस्सों को छूता है। अगर मैं इस पूरे विषय पर अपना दृष्टिकोण एक वाक्य में रखूं, तो मेरा स्पष्ट तर्क ये है कि अधिनियम द्वारा सपिंड और निषिद्ध संबंधों का जो संहिताबद्ध मानीकरण हुआ है, यानी जो स्पष्ट लिखित कानून बना, वो आधुनिक न्याय, सार्वजनिक नीति और आनुवांशिकी के लिए एक नितांत आवश्यक और तर्कसंगत कदम था। और मेरा तर्क यह है कि ये कानूनी परिभाषाएं और सीमाएं बेहद कठोर और कृत्रिम हैं। मैं सोचती हूँ कि ये हिंदू प्रथागत कानूनों की जमीनी विविधता पर एक अव्यवहारिक बोझ डालती हैं और अक्सर बिना किसी गलत इरादे वाले आम लोगों को अपराधी बना देती हैं। तो आइए सबसे पहले इस पूरी व्यवस्था की नींव को समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने विवाह की शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। जी। अगर हम धारा 3F को देखें तो ये सपिंड की सीमा को माता की ओर से 3 पीढ़ियों और पिता की ओर से 5 पीढ़ियों तक सीमित करती है। और श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि ये गिनती कैसे होती है। इसमें आप खुद को पहली पीढ़ी मानते हैं, है ना? बिल्कुल। जैसे अगर हम माता की तरफ से गिन रहे हैं तो आप पहली पीढ़ी, आपकी माता दूसरी और उनके माता पिता तीसरी पीढ़ी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं जो इसी तीसरी पीढ़ी के दायरे में किसी पूर्वज से जुड़ा है, तो वो विवाह सपिंड कहलाएगा। सही। मेरे नजरिए से ये पीढ़ियों की सीमा तय करना एक शानदार कानूनी संतुलन है। देखिए, ये गणित सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो इतिहास है वो कहीं अधिक जटिल है। ऐतिहासिक रूप से इस जुड़ाव को परिभाषित करने के 2 प्रमुख सिद्धांत थे। एक था जिमूतवाहन का पिंडदान सिद्धांत, जो दाय भाग विचारधारा का मूल है। हाँ, बिल्कुल। इसमें माना जाता था कि जो लोग श्राद्ध के समय एक ही पूर्वज को चावल का पिंडदान करते हैं, वे सपिंड हैं। सही कहा। और दूसरा था विज्ञानेश्वर का समान शरीर के कण सिद्धांत, जो मिताक्षरा विचारधारा का आधार है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर में एक ही पूर्वज के रक्त के कण हैं, तो हम सपिंड हैं। अधिनियम ने बहुत ही बुद्धिमानी से केवल कर्मकांड पर आधारित उस पिंडदान सिद्धांत को पीछे छोड़ दिया और विज्ञानेश्वर के आनुवांशिकी या रक्त संबंधों पर आधारित सिद्धांत को आधुनिक संशोधनों के साथ अपनाया। इसने पुराने अस्पष्ट श्लोकों को हटा दिया। पर क्या ये पूरी तरह से स्पष्ट है? मेरा मानना है कि हाँ, यह एक स्पष्ट, वैज्ञानिक रूप से समर्थित कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाचार या इंसेस्ट को रोकना है। एक समाज को स्वस्थ रहने के लिए आनुवांशिक विविधता की आवश्यकता होती है। माफ करें, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। यह सिद्धांत सैद्धांतिक रूप से बहुत प्रगतिशील लगता है, लेकिन विज्ञानेश्वर, जिनके सिद्धांत को इस कानून ने आधार बनाया, उन्होंने स्वयं ये माना था कि समान शरीर के कण एक अत्यधिक व्यापक वाक्यांश है। व्यापक कैसे? जरा सोचिए, मानव सभ्यता इतनी पुरानी है कि सैद्धांतिक रूप से दुनिया के सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं।
और राज्य का इस स्तर पर हस्तक्षेप करना, और वो भी इतने कठोर तरीके से, मुझे बहुत समस्यास्पद लगता है। जब आप कहती हैं कठोर राज्य हस्तक्षेप, तो आप किस विशिष्ट प्रावधान की ओर इशारा कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ धारा 5(5) के तहत सपिंड विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की, और धारा 11 के तहत इसे शुरुआत से ही शून्य, या जिसे कानूनी भाषा में वॉइड एब इनिशियो कहते हैं, घोषित करने की। हाँ, वो एक सख्त प्रावधान है। सख्त। विवाह को आरंभ से शून्य घोषित करने का मतलब है कि कानून की नज़र में वो विवाह कभी हुआ ही नहीं। दोनों पक्ष एक झटके में अजनबी बन जाते हैं, और बात यहीं खत्म नहीं होती। आप धारा 18B की बात कर रही हैं। इसके लिए 1 महीने की साधारण कैद या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों का दंडात्मक प्रावधान है। विवाह जैसे एक गहरे सामाजिक संस्थान में, जहां कई बार लोग अपनी स्थानीय प्रथाओं के अनुसार सदियों से विवाह करते आ रहे हैं, वहां अचानक से उन्हें अपराधी घोषित कर देना अनावश्यक रूप से सामाजिक संबंधों का अपराधीकरण करता है। मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण देता हूं। जब हम भारत जैसे एक विशाल और विविधतापूर्ण देश की बात करते हैं, तो हमें एक वास्तुशिल्प की नींव की तरह सोचना पड़ता है। वास्तुशिल्प की नींव? हाँ, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी और ऊंची इमारत बना रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों और समुदायों की मिट्टी अलग अलग है, मतलब उनकी प्रथाएं अलग हैं। अगर आपको एक राष्ट्रीय स्तर का ढांचा खड़ा करना है, तो आपको एक बहुत गहरी और स्पष्ट नींव डालनी होगी। माता की ओर से 3 पीढ़ियों और पिता की ओर से 5 पीढ़ियों का जो नियम है, वो उसी फाउंडेशन का काम करता है। ये एक स्पष्ट सीमा रेखा तय करता है कि सामाजिक रिश्ते कहाँ तक सुरक्षित रूप से फैल सकते हैं। अगर आप ये तय नहीं करेंगे, तो पूरी इमारत ढह जाएगी। लेकिन क्या इस तथाकथित नींव के डिजाइन में ही खोट नहीं है? आपने कहा कि माता की ओर से 3 और पिता की ओर से 5 पीढ़ियां। जी, तो ये अंतर क्यों रखा गया है? अगर यह वास्तव में जीव विज्ञान और आनुवांशिकी पर आधारित है, तो पीढ़ियों की संख्या माता और पिता दोनों के लिए समान होनी चाहिए। शायद दोनों तरफ 4-4 पीढ़ियां। यह एक दिलचस्प तर्क है ना? ये 3 बनाम 5 का जो विसंगतिपूर्ण नियम है, ये विज्ञान से कम और हमारे पितृसत्तात्मक इतिहास के अवशेष से अधिक प्रेरित लगता है। यह साबित करता है कि यह संहिताबद्ध कानून पूरी तरह से आधुनिक नहीं है। ये केवल पुरानी पितृसत्तात्मक मान्यताओं को एक नए कानूनी लिफाफे में डालकर पेश कर रहा है। देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है जहां मैं सहमत हूं कि यह पूरी तरह से सममित नहीं है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कानून रातों रात समाज को नहीं बदल सकता। ये ऐतिहासिक निरंतरता और आधुनिकता के बीच का एक पुल होता है। पर ये पुल कितना मजबूत है? काफी मजबूत है। प्राचीन ग्रंथों में ये सीमा माता की ओर से 5 और पिता की ओर से 7 पीढ़ियों तक थी। 1955 के अधिनियम ने हस्तक्षेप किया और इस दायरे को काफी कम करके 3 और 5 कर दिया। ये एक क्रमिक सुधार था। राज्य का उद्देश्य समाज को पूरी तरह से झगोड़ना नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अधिनियम ने ये गुंजाइश छोड़ी है कि यदि किसी समुदाय में कोई वैध प्रथा या रूढ़ी है, जिसे हम कस्टम कहते हैं, तो सपिंड विवाह मान्य हो सकता है। ये धारा 5 में एक स्पष्ट अपवाद के रूप में मौजूद है। और यहीं पर असली समस्या शुरू होती है। आपने कहा कि यदि कोई प्रथा है तो वो मान्य हो सकती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अदालतों में इस प्रथा को साबित करने का जो बोझ आम नागरिक पर डाला गया है, वो इतना अव्यावहारिक है कि ये अपवाद केवल कागज पर ही मौजूद लगता है। प्रथा को साबित करना मुश्किल जरूर है, क्योंकि इसके कानूनी निहितार्थ बड़े होते हैं, लेकिन इसे साबित करना असंभव तो नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा है? जरा अरुण लक्ष्मण राव नवलकर बनाम मीना अरुण नवलकर मामले को देखिए। 2006 का ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में पति पत्नी एक ही पूर्वज मोरोबा के वंशज थे। हाँ, मुझे ये मामला याद है। जब विवाद हुआ तो पत्नी ने अदालत में ये साबित करने की पूरी कोशिश की कि उनके समुदाय में ऐसे सपिंड विवाह की प्रथा सदियों से चली आ रही है। उसने अपने समुदाय में सपिंड विवाह के 1 या 2 नहीं, बल्कि 9 अलग-अलग उदाहरण अदालत के सामने रखे। 9 जीवित उदाहरण। लेकिन अदालत ने क्या किया? अदालत ने उन सभी सबूतों को खारिज कर दिया और विवाह को अमान्य घोषित कर दिया। क्योंकि अदालत के अनुसार वह उन प्रथाओं की निरंतरता और दीर्घायु साबित नहीं कर पाई थी। बिल्कुल।
अदालत ने कहा कि उन 9 विवाहों के बीच कितने वर्षों का अंतर था, ये स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ है, इसलिए इसे एक वैध प्रथा नहीं मानी जा सकती। अब आप खुद सोचिए, एक आम भारतीय नागरिक जो पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं और गांवों के रिवाजों का पालन कर रहा है, अदालत उससे उम्मीद करती है कि वो 100 साल पुरानी वंशावली और पीढ़ियों के विवाहों का एक अटूट लिखित रिकॉर्ड लेकर आए। ये तो पूरी तरह से असंभव है। मैं समझता हूं कि यह मामला सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन हमें इसके पीछे के कारण को समझना होगा। धारा 3A और हरिहर प्रसाद बनाम वाल्मीकि प्रसाद मामले के अनुसार किसी प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे प्राचीन, निश्चित और तर्कसंगत होना चाहिए। पर 9 उदाहरण। एक सेकंड। उसे साबित करने के लिए स्पष्ट और असंदिग्ध सबूत आवश्यक है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सख्ती क्यों जरूरी है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी विधवा संपत्ति पर दावा करती है। अगर अदालतें प्रथाओं को लेकर ढिलाई बरतें तो कोई भी लालची रिश्तेदार महज 2-4 झूठे उदाहरण पेश करके ये दावा कर सकता है कि अरे, इनके समुदाय में यह विवाह मान्य नहीं है, इसलिए विवाह शून्य है और विधवा का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं। स्पष्ट सबूत मांगने की यह सख्ती दरअसल विवाह संस्था को कमजोर होने से बचाती है। लेकिन वो 9 उदाहरण कोई झूठी कहानी नहीं थे, वे असली लोग थे। सच है, लेकिन कानून को एक सर्वमान्य मानक स्थापित करना होता है। बालूस्वामी रेड्डियार मामले का भी संदर्भ लें, जहां स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रथा सार्वजनिक नीति या नैतिकता के विरुद्ध नहीं हो सकती। अगर हम हर अपवाद को बिना किसी कठोर जांच के मान लेंगे तो सपिंड विवाह को प्रतिबंधित करने का जो मूल उद्देश्य है वही पूरी तरह से विफल हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये सख्ती और जटिलता तब और बढ़ जाती है जब हम सपिंड के साथ साथ निषिद्ध संबंधों की कोटि की बात करते हैं, प्रोहिबिटेड डिग्रीज। हाँ, वो एक अलग दायरा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस पूरी कानूनी व्यवस्था की जटिलता को दोगुना कर देता है। हाँ, धारा 3G और 5-4 में निषिद्ध संबंधों को बहुत बारीकी से परिभाषित किया गया है। ये केवल सगे भाई बहन या माता पिता तक सीमित नहीं है। इसमें पूर्ण रक्त, अर्धरक्त, एकोदर रक्त और दत्तक ग्रहण के साथ साथ नाजायज रिश्तों को भी शामिल किया गया है। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है यहाँ श्रोताओं के लिए थोड़ा स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी कई बार इन शब्दों की तकनीकी बारीकियों में उलझ जाता हूँ। क्या आप अर्धरक्त और एकोदर रक्त के बीच के बुनियादी फर्क को समझा सकती हैं? बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कानून इन्हीं परिभाषाओं पर टिका है। अर्धरक्त या हाफ ब्लड का मतलब है जहां 2 व्यक्तियों का पिता एक ही हो लेकिन माताएं अलग-अलग हों। वहीं दूसरी ओर एकोदर रक्त या यूटेरिन ब्लड का मतलब है जहां उन व्यक्तियों की माता एक ही हो लेकिन पिता अलग-अलग हों। कानून इन दोनों ही स्थितियों में विवाह को निषिद्ध मानता है। धन्यवाद। और यही इस कानून की व्यापकता को दर्शाता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में माता, बहन, बेटी या बेटे की पत्नी के साथ संबंधों को महापातक या सबसे बड़ा पाप माना गया था। 1955 का अधिनियम उसी सामाजिक नैतिकता को एक प्रगतिशील कानूनी स्वरूप देता है। प्रगतिशील? हाँ, दत्तक ग्रहण या नाजायज रिश्तों को इस सूची में शामिल करना ये दिखाता है कि कानून केवल जीव विज्ञान और रक्त तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रिश्तों की सामाजिक पवित्रता और पारिवारिक मनोवैज्ञानिक सीमाओं का भी पूरा सम्मान करता है। माफ करें, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं बताती हूं क्यों। पहली बात तो ये कि सपिंड संबंधों और निषिद्ध संबंधों की इन 2 अलग-अलग सूचियों में एक बहुत बड़ा ओवरलैप है। कैसे? जो व्यक्ति सपिंड की गिनती में आता है वो अक्सर निषिद्ध कोटि में भी आ ही जाता है। तो फिर ये दोहरी कानूनी परत क्यों? क्या ये सिर्फ लोगों को उलझाने के लिए है? और दूसरी बात, इतनी जटिल, बहुस्तरीय और विस्तृत सूची भारत के ग्रामीण या कम पढ़े लिखे समाजों में कितनी व्यवहारिक है? लेकिन समाज तो जहां रिश्ते बहुत उलझे हुए होते हैं, जहां पीढ़ियां एक ही गांव में रहती हैं, वहां कोई भी आम नागरिक विवाह से पहले अपने वकीलों से वंशावली का विश्लेषण नहीं करवाता। देखिए, निषिद्ध संबंधों की सूची सपिंड से थोड़ी अलग है। सपिंड केवल पीढ़ियों की ऊपर की ओर गिनती करता है, जबकि निषिद्ध कोटि कुछ विशिष्ट सामाजिक रिश्तों को रोकती है, जैसे भाई की विधवा,
या सौतेली माँ का भाई, जो शायद सपिंड के 3 और 5 वाले गणित में ना आए, लेकिन सामाजिक रूप से अनुचित माने जाते हैं। मैं मानती हूँ, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, इसका नतीजा क्या होता है? अनजाने में किए गए विवाह अचानक शून्य घोषित हो जाते हैं। एक ग्रामीण जोड़ा जो खुशी खुशी रह रहा है, अचानक उसे पता चलता है कि किसी दूर के एक और रक्त संबंध के कारण उनकी शादी कभी हुई ही नहीं थी। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, धारा 11 और 18B के तहत ये केवल एक सिविल विवाद नहीं रहता, ये एक दंडात्मक अपराध बन जाता है। क्या राज्य का काम ऐसे सीधे साधे लोगों को अपराधी बनाना है, जिनका कोई आपराधिक इरादा था ही नहीं? कानूनी सिद्धांत ये कहता है कि अज्ञानता कानून का बहाना नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि कानून ने इसके प्रभावों को मानवीय बनाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। मानवीय प्रयास? हाँ, भले ही धारा 11 के तहत विवाह शून्य हो जाए, लेकिन धारा 16 के तहत ऐसे शून्य विवाहों से उत्पन्न बच्चों को वैध माना गया है, लेजिटिमेट। कानून बच्चों को माता-पिता की अज्ञानता या गलती की सजा नहीं देता, उन्हें कानूनी मान्यता दी गई है और माता-पिता की संपत्ति में पूरा अधिकार दिया गया है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि धारा 16 एक बहुत ही सकारात्मक और प्रगतिशील कदम है। इसने हजारों बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया है। लेकिन हमें ये मानना होगा कि ये समस्या की जड़ का समाधान नहीं करता। ये तो गोली लगने के बाद पट्टी बांधने जैसा है। वो कैसे? आपने कहा कि अज्ञानता कानून का बहाना नहीं हो सकता। ये सिद्धांत आपराधिक कानून के लिए ठीक है, जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आपको चोरी के कानून का पता नहीं था। लेकिन विवाह जैसे सामाजिक संस्थान पर इसे आंख मूंद कर लागू करना घातक है। कामनी देवी बनाम कामेश्वर सिंह का एक पुराना लेकिन प्रासंगिक संदर्भ देखें। भरण पोषण वाला मामला। बिल्कुल। इसमें यह स्थापित हुआ कि यदि विवाह निषिद्ध कोटि में होने के कारण शून्य भी हो, तब भी पत्नी के भरण पोषण का दायित्व बना रहता है। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि अदालतें भी गहराई से जानती हैं कि विवाह को अचानक कागज पर शून्य घोषित करने से सबसे अधिक आर्थिक और सामाजिक नुकसान महिलाओं का ही होता है। इसलिए कानून एक तरफ तो उन्हें शून्य विवाह का ठप्पा देकर पूरी तरह असुरक्षित कर देता है, और फिर भरण पोषण का अधिकार देकर उस घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। ये एक विरोधाभासी व्यवस्था है। लेकिन यही तो आधुनिक न्यायशास्त्र की खूबी और उसकी जिम्मेदारी है। वो समाज के लिए एक आदर्श मानक भी तय करता है, और जब लोग उस मानक पर खरे नहीं उतर पाते, तो मानवीय कमजोरियों के लिए एक सुरक्षा जाल भी बुनता है। महिलाओं को संपत्ति और भरण पोषण का अधिकार देकर कानून ने परंपराओं की उस क्रूरता को चुनौती दी है, जहां उन्हें बिना सहारे छोड़ दिया जाता था। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सुरक्षा जाल है जो असल में एक मकड़ी का जाला बन गया है, जिसमें आम लोग अनजाने में उलझ जाते हैं। जब कानून समाज की जमीनी सच्चाई से इतना कट जाए कि वो पीढ़ियों से चली आ रही प्रथाओं को साबित करने का असंभव बोझ डाल दे, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या कानून समाज की सुविधा के लिए बना है या समाज को कानून के सांचे में जबरदस्ती फिट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम इस विमर्श के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां हमें अपने दृष्टिकोणों को समेटना चाहिए। इस पूरी चर्चा के बाद मेरा निष्कर्ष ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम का संहिताबद्ध स्वरूप कोई मनमाना कदम नहीं था। ये एक ऐतिहासिक आवश्यकता थी। जी, इसने भारतीय समाज को अनगिनत, अस्पष्ट और अक्सर विरोधाभासी प्रथाओं के अराजक जाल से निकालकर विवाह को समानता, विज्ञान और स्पष्ट कानूनी मान्यता के एक आधुनिक युग में प्रवेश कराया। सपिंड और निषिद्ध संबंधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके इस कानून ने हमारे सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखा है। और मेरे दृष्टिकोण से इस विमर्श ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हालांकि इस कानून का उद्देश्य निस्संदेह अच्छा था, अनाचार को रोकना, लेकिन इसके कार्यान्वयन ने एक ऐसा कठोर और बहुस्तरीय कानूनी जाल बुन दिया है जो भारत की बहुसांस्कृतिक वास्तविकताओं को पूरी तरह से समाहित करने में संघर्ष करता है। एक ही आकार का जूता सभी को पहनाने की जिद ने कई बार निर्दोष जोड़ों को कानूनी जटिलताओं में उलझा दिया है।
ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता इस बात की सराहना करेंगे कि किसी भी जटिल कानूनी मुद्दे को समझने के लिए इन दोनों ही नजरियों को देखना कितना जरूरी है। संहिताबद्ध आधुनिक कानून की एकरूपता और हमारी स्थानीय प्रथाओं की विविधता के बीच का यह संघर्ष आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। जब हम इन विभिन्न दृष्टिकोणों पर एक साथ विचार करते हैं, तभी हम कानून की असली प्रकृति को समझ पाते हैं। ये कोई मृत दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां कानून और समाज एक दूसरे को आकार देते रहते हैं। सही कहा। और जो श्रोता इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए इस स्रोत सामग्री में और भी कई दिलचस्प कानूनी अवधारणाएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए अधिनियम की धारा 2 के तहत हिंदू कौन है की बहुत ही व्यापक परिभाषा दी गई है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे बौद्ध, जैन, सिख और आर्य समाज जैसे विभिन्न संप्रदायों को कानूनी उद्देश्यों के लिए इस एक अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया। वास्तव में वो परिभाषा दर्शाती है कि भारतीय कानून में पहचान, धर्म और संस्कृति के बीच की रेखाएं कितनी जटिल और पारगम्य हैं। वो भी एक ऐसा विषय है जिस पर कई अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को हम वहीं वापस ले जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जब हम एक कानूनी दस्तावेज को ऊपर से देखते हैं तो उसकी लकीरें बहुत सीधी और स्पष्ट दिखाई देती हैं, बिल्कुल एक वास्तुशिल्प के ब्लूप्रिंट की तरह। लेकिन जब आप उस ब्लूप्रिंट से बाहर निकलकर जमीन पर चलते हैं, तो आपको पता चलता है कि समाज की लकीरें नदियों, पहाड़ों और सदियों पुराने रास्तों से होकर गुजरती हैं, जिन्हें कभी भी एक सीधी ज्यामितीय रेखा में नहीं बांधा जा सकता। और शायद यही कानून की सबसे बड़ी चुनौती और उसकी सबसे बड़ी सुंदरता है। लिखित नियमों की कठोरता और जीवंत मानवीय अनुभवों की नरमी के बीच का वो स्थान। आप इस ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ते हैं और उसका अर्थ कैसे निकालते हैं, ये अंततः आप पर निर्भर करता है। आज के इस विमर्श में बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।